दशरथ और शिखा ने लव मैरिज की थी। उनकी शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। गीता और नीता को शिखा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अच्छा भला मैं दशरथ के लिए अपनी सहेली की बेटी देख रही थी। वो दिखने में सुंदर भी थी और अपने साथ बहुत कुछ ले आती, वरना एक ये है जो मुंह उठाकर चली आई। माँ, ऐसे भी लोग होते हैं क्या, फकीर, जो अपनी बेटी की शादी में कुछ भी नहीं देते? शिखा हमेशा अपनी सास और ननद की जली कटी बातें सुना करती थी, पर वो कभी भी उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती थी। ओ महारानी, अब क्या ये सारा काम मैं करूं? इतनी बड़ी बड़ी आंखें होकर भी दिख नहीं रहा कि सारा घर कितना गंदा है? अभी साफ कर देती हूँ माँ जी। गीता और नीता शिखा से नौकरानी जैसा सुलूक करते थे। शिखा का पति दशरथ एक साधारण ऑफिस बॉय था। उसकी पगार भी बहुत कम थी। वो अपनी सारी पगार अपनी माँ को दे दिया करता था। ये लो माँ, इस महीने की पगार। बोल तो ऐसे रहा है जैसे तू लाखों रुपयों का पगार लाता है। वो देख तेरी छोटी बहन, उसकी पगार तुझसे दुगनी है। माँ, वो पढ़ी लिखी है, उसे अच्छी पगार तो मिलेगी ही। इसीलिए तुझसे बचपन से कह रही थी कि पढ़ ले, पर तूने मेरी कहाँ सुनी। जब देखो मनमानी करता रहता है। शादी भी अपनी मर्जी से की। मेरी सहेली की बेटी से शादी करता तो घर लक्ष्मी आती, पर तू है कि माँ जाने दो, इसमें भैया की क्या गलती है? हाँ, सारी गलती तो इस डायन की है। मेरे भोले भाले बेटे को फंसाया है इसने। माँ, आप शिक्षा के बारे में ऐसा मत बोला करो। हाँ, अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा, वो भी इस कल की आई हुई लड़की के लिए। अब यही दिन देखने रह गए थे क्या? दशरथ चुप हो गया और उसकी माँ अपने बहू और बेटे को कोसती रही। ये रोज का था। हर दिन गीता और नीता शिखा और दशरथ को सुनाया करते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। भैया, भाभी ने मेरे पर्स में से पैसे चुराए हैं। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है, कम से कम सोच समझ कर बोल। उसने क्या गलत बोला? उसके पैसे चोरी हुए हैं और उसने शिखा पे शक किया है। माँ, तू भी भला शिक्षा पैसे क्यों चुराएगी? अब वो तो तेरी पत्नी शिखा ही बता सकती है। ये सब सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ गए। बस माँ, किसी को इतना भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए। भले ही शिखा गरीब परिवार से है, पर वो चोर नहीं है। आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। चलो शिखा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जा, मैं भी देखती हूँ। जब दाल आटे का भाव समझ में आएगा तो यहीं लौट कर आएगा। और उसी वक्त दशरथ और शिखा ने घर छोड़ दिया। शिखा ने अपने कंगन गिरवी रखे और मिले हुए पैसों से उन दोनों ने एक छोटा सा झोपड़ा किराए पे ले लिया। कम से कम इस घर में शांति तो है। वो तो है, पर क्या आपका ये घर छोड़ना सही था? शिखा, मैं अपनी माँ और बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लोग हमें खुशी से जीने नहीं देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, वैसे ये घर बहुत अच्छा है। हाँ, और हम इस छोटे से घर में अपना आशियाना बनाएंगे। बिल्कुल। शिखा और दशरथ छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी जीने लगे। रोज दशरथ अपने काम पर जाता और जब वो लौटता तो शिखा उसके लिए उसके मनपसंद पकवान बनाया करती थी। ऐसी उनकी अच्छी कट रही थी। एक दिन दशरथ मायूस घर लौटा। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? मुझे काम से निकाल दिया गया है। क्या? पर क्यों? मालिक ने बोला है कि कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने कई लोगों को काम से निकाल दिया। उसमें मैं भी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपको जल्दी ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अगले दिन से दशरथ इंटरव्यू देने जाने लगा, पर हर जगह से वो मायूस लौट रहा था। वो उदास था। एक दिन जब वो घर लौटा तो शिखा के पिताजी आए हुए थे। आ गए बेटा। शिखा ने बताया कि तुम नई जॉब ढूंढ रहे हो। जी ससुर जी, पर मिल ही नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब घर कैसे चलेगा। जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती है तब तक कोई व्यापार कर लो। ससुर जी, मुझे कोई व्यापार आता ही नहीं है।
लेकिन शिखा को तो आता है ना। जब मैं बीमार था तो वो अपनी माँ के साथ समोसा और चाट का व्यापार करती थी और उसका समोसा चाट बहुत ही मशहूर भी हो गया था। तुम दोनों मिलकर समोसे और चाट का व्यापार क्यों नहीं करते? पापा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। सुझाव अच्छा है। हाथ गाड़ी खरीदनी होगी। हाथ गाड़ी है मेरे पास, चाहो तो वो ले जाओ। ठीक है ससुर जी। दशरथ और शिखा ने समोसा चाट का व्यापार करने की ठान ली। जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे उससे उन्होंने तवा, गैस और कुछ बर्तन खरीद लिए और अगले ही दिन उन लोगों ने नुक्कड़ पर अपना समोसा चाट का ठेला लगा दिया। समोसा चाट ले लो, मुंबई का मशहूर समोसा चाट। स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाट जाओगे। आओ आओ आओ। दशरथ की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक दशरथ के ठेले पर आ गए। 1 प्लेट देना, तीखा। शिखा ने उस औरत को समोसा चाट दिया, जो खाते ही वो खुश हो गई। वाह वाह, क्या स्वाद है। ऐसा स्वादिष्ट समोसा चाट तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। और फिर कुछ और ग्राहकों ने शिखा के समोसे चाट चखे। सबको समोसे चाट का स्वाद बहुत पसंद आया। पहले ही दिन शिखा और दशरथ की अच्छी आमदनी हो गई। वो लोग खुश थे। फिर क्या था, दशरथ और शिखा रोज अपना समोसे चाट का ठेला लगाते और ग्राहक बड़े चाव से उनके समोसे चाट खाया करते थे। एक ही महीने में उन दोनों ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। ये देखो शिखा, इतने सारे पैसे, ये तो मेरी महीने की पगार से कई गुना ज्यादा है। तुम्हारा समोसा चाट तो हिट है। अच्छा है, इन पैसों से पहले हम अच्छा घर लेंगे। बिल्कुल। दशरथ और शिखा और ज्यादा मेहनत करके समोसे चाट बनाकर पैसे कमाने लगे। एक ही साल में उन दोनों ने अपना घर खरीद लिया और बाजार में एक दुकान भी। अब वो दोनों अपनी खुद की दुकान में समोसे चाट बेचा करते थे और उन्होंने कुछ और लोगों को भी काम पर रख लिया था। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी कर पाऊंगा। थैंक यू शिखा, तुमने तो मेरी किस्मत बदल दी। मैंने नहीं, हम दोनों ने। उसी वक्त उनके घर की डोरबेल बजी। शिखा ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे उसकी सास और ननद थी। आइए माँ जी, अंदर आइए। शिखा की सास और ननद घर के भीतर आए और रोने लगे। माफ कर दो मुझे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दीजिए। माँ, लेकिन हुआ क्या है? अब क्या बताऊं, नीता की नौकरी चली गई। उसे कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही। ऊपर से जितने पैसे बचे थे सब खर्च हो गए। अब तो हमारे खाने के भी लाले हो गए हैं। तो ये बात है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। दशरथ ने अपनी माँ के हाथ में पैसे रख दिए। हर महीने आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तू हमेशा खुश रहे। गीता और नीता वहाँ से चले गए। आप माजी और नीता दीदी को हमारे साथ रहने के लिए बोल सकते थे। हाँ, लेकिन वो दोनों हमेशा दूर ही रहें, वही अच्छा है। मैं अपनी माँ और बहन को अच्छे से जानता हूँ। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। वो मैं उन्हें दूंगा। वो भी खुश और हम भी खुश। ठीक है। एक वक्त था कि शिखा और दशरथ लाचार थे, पर अब उनके समोसा चाट के व्यापार ने उनकी परिस्थिति बदल दी। कल जिन्होंने उनका तिरस्कार किया था, आज वही उनके सामने सिर झुका रहे थे और ये सब उनकी मेहनत की बदौलत हुआ था। भीखू एक छोटे से परिवार से था, जिसमें उसकी पत्नी मधु और बेटी मीरा थी। दिन ब दिन आपकी आमदनी कम होती जा रही है। आपको ये चाट का व्यापार छोड़कर कोई काम काज करना चाहिए। कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। तुम तो जानती हो कि मैं बरसों से ये चाट का ठेला लगा रहा हूँ। अब अगर ये ठेला चल नहीं रहा तो मैं इसे बंद थोड़े ना कर सकता हूँ।
मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग मेरे ठेले पर भी चाट खाने आएंगे। हाँ हाँ, जब से तुम्हारे ठेले के बगल में उस रमणीक ने चाट का ठेला लगाया है, सारे लोग उसी के ठेले पर भीड़ जमाए खड़े रहते हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं अच्छे सामान से अच्छी स्वादिष्ट चाट बनाता हूँ, उससे ज्यादा क्या करूँ? कुछ भी करो और घर में पैसे ला कर दो, वरना मैं मीरा को लेकर अपने बाबा के घर चली जाऊंगी। मुझे यहाँ भूखे नहीं मरना। अरे ऐसा मत बोलो, मैं आज जरूर पैसे लेकर आऊंगा। भीखू ने अपना सामान उठाया और अपने ठेले के लिए निकल गया। रास्ते में वो सब्जी मंडी में रुका। अरे भैया, मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना, सब अच्छे देना। अरे भाई, तुम्हारा तो चाट का ठेला है ना, तो अच्छे अच्छे आलू प्याज क्यों खरीदते हो? तुम्हें तो सड़े गले आलू प्याज भी चलेंगे, वो तो मैं तुम्हें कम दामों में बेच सकता हूँ, सोच लो। नहीं नहीं, ये चाट का ठेला मेरी रोजी रोटी है, मैं इसमें बेईमानी नहीं कर सकता। तुम तो मुझे अच्छे अच्छे आलू और प्याज ही दो। ठीक है। तभी वहाँ रमणीक भी आया। मुझे 3 किलो आलू और 3 किलो प्याज देना। अच्छे वाले? नहीं नहीं, सस्ते वाले। मुझे कौन सा खुद खाना है? अरे भाई, लेकिन तुम अपने ग्राहक को तो यही खिलाओगे ना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्या अच्छा क्या बुरा, ये तुम मुझे मत सिखाओ। हाँ, मेरा मैं देख लूंगा। तुम अपने ठेले पर अच्छे वाले आलू प्याज से चाट बनाओ और खुद ही खाओ। वैसे भी तुम्हारे ठेले पर आता ही कौन है? भीखू का मुंह छोटा हो गया और वो वहाँ से चल पड़ा। भीखू के बगल में ही रमणीक अपना चाट का ठेला लगाता था। रमणीक का चाट का ठेला खुलते ही वहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और भीखू के ठेले पर कोई भी नहीं आता। आइए आइए, स्वादिष्ट चाट खाइए, समोसा चाट, आलू चाट, पापड़ी चाट, दही चाट। भीखू जोर जोर से आवाज लगाया करता था, फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं जाता था और वहीं रमणीक के ठेले पर भीड़ लगी रहती। अरे पहले मुझे दो। अरे नहीं, पहले मैं आया था, मुझे दो। सबको देता हूँ, झगड़ा मत करो। अपने ठेले का यह हाल देखकर भीखू परेशान था। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग यहाँ नहीं आ रहे। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भीखू देर रात तक ठेले पर खड़ा रहा, पर आज भी उसकी बिक्री नहीं हुई। वो उदास घर लौटा। आज भी बिक्री नहीं हुई है लगता है। हाँ, आज भी सारी भीड़ रमणीक के ठेले पर ही थी। तुम्हें अपना चाट का ठेला बंद कर देना चाहिए। अब तो घर में राशन भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। यही बात तुम पिछले 6 महीने से कह रहे हो, अब तक कुछ नहीं बदला। अगर तुम पैसे कमा कर नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी मीरा के साथ। लेकिन मुझे कुछ दिन तो दो। घर में बस 1 टक अनाज है। अगर तुम कल तक पैसे लेकर आए तो अच्छी बात है, वरना अकेले रहना इस घर में। मैं अपनी बेटी को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। वैसे भी मेरे पिताजी हम दोनों को पाल लेंगे। ठीक है। एक ओर भीखू ठेले पर चाट न बिकने की वजह से परेशान था और दूसरी ओर पत्नी उसकी मुसीबतें और बढ़ाती जा रही थी। अगले दिन भीखू ने रोज की तरह चाट की तैयारी की और अपने ठेले के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे आलू वाले ने आवाज लगाई। अरे भैया, आज आलू प्याज नहीं चाहिए? नहीं भैया, कल का ही आलू प्याज पड़ा है। ठीक है। भीखू अपने ठेले पर पहुंचा और रोज की तरह उसने ठेला लगा दिया। बगल में रमणीक ने भी अपना ठेला लगा दिया और रमणीक के ठेले पर भीड़ आने लगी थी। स्वादिष्ट चाट ले लो, आलू चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, दही चाट, आ जाओ आ जाओ। उसके चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। वो उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं। आज अगर मैं घर पे पैसे नहीं ले गया तो घर में खाने को कुछ नहीं बचेगा और मधु मीरा को लेकर मायके चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसी वक्त भीखू की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो?
अब क्या बताऊं अम्मा, हालत ही कुछ ऐसी है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं अच्छे सामान लाता हूं, फिर भी ग्राहक उस रमणीक के ठेले से ही चाट खाते हैं। मेरे परिवार की तो भूख मरने की नौबत आ गई है। तो उदास मत हो। ये ले, ये जादुई मसाला है। जैसे ही तू इसे अपनी चाट में मिलाएगा तो ग्राहक खींचे चले आएंगे और तेरी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा बेटा। जैसे ही भीखू ने उस बूढ़ी औरत के हाथ से वो जादुई मसाला लिया, वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। अरे ये कहाँ गई? अम्मा, अम्मा! भीखू बूढ़ी औरत को ढूंढता रहा, पर वो गायब हो चुकी थी। वो औरत कौन थी और कहाँ गई अचानक? क्या ये मसाला सच में जादुई है? भीखू ने मसाले का डिब्बा खोला और थोड़ा सा जादुई चाट मसाला अपने आलू में मिलाया, और उसका ऐसा करते ही सारी भीड़ उसके ठेले पर खींची चली आई। मुझे एक दही चाट, मुझे आलू चाट, मुझे तीखी पापड़ी चाट। अभी देता हूँ। भीखू ग्राहकों को चाट बनाते देता गया और ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। वो एक को चाट देता तो दूसरा आ जाता। आज पहली बार भीखू के पास इतने सारे पैसे थे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चाट खत्म हो गई और वहाँ रमणीक के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। रमणीक गुस्से से भीखू की ओर देख रहा था। भीखू ने अपना ठेला बंद किया और अपने घर लौट गया। ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। इतने सारे पैसे। और ये ले गुड़िया तेरी चॉकलेट। माँ देखो, पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं, मेरे प्यारे पापा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ठेले से कमा कर लाया हूँ। भीखू ने मधु को जादुई चाट मसाले के बारे में बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब से कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जादुई मसाला खत्म हो गया तो? इसका भी उपाय है मेरे पास। भीखू एक मसाले की बोरी ले आया और उसने वो जादुई मसाला उस बोरी में पलट दिया और पूरी बोरी चमकने लगी। बाप रे! अब ये सारा मसाला जादुई मसाला है। इस तरह हम हमेशा जादुई मसाला बनाते रहेंगे और इतने सारे पैसे रोज कमाएंगे। अगले दिन से भीखू खुशी खुशी अपना ठेला खोलने लगा, क्योंकि ठेला खोलते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। भीखू बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद रमणीक ने अपना ठेला वहाँ से हटा दिया। अब उस इलाके में बस भीखू का ही चाट का ठेला था, जहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी। और ये कमाल था जादुई चाट मसाले का। चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। बुंदेला के बाजार में ये आवाज सुनते ही लोग हरिया की ओर खींचे चले आते। जो भी उसके चना जोर गरम खाता, वो तारीफ किए बिना रुक नहीं पाता। अरे वाह, क्या बढ़िया चना जोर गरम है। इससे अच्छा चना जोर गरम कहीं नहीं मिलता भैया। अरे ऐसा क्या डालते हो इसमें भैया? अरे भैया, हमरा पुश्तैनी स्पेशल मसाला, सारा स्वाद उन मसालों का ही है। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। हमको 20 रुपए का और दे दो, घर ले जाएंगे और अपनी लुगाई को खिलाएंगे। हाँ ठीक है भैया जी, ठीक है। हरिया चलते फिरते लोगों को चना जोर गरम बेचा करता था और उसकी अच्छी खासी कमाई हुआ करती थी। संदीप हरिया को रोज देखता और रोज मन ही मन में सोचा करता था, ये हरिया बिना दुकान या ठेले के बहुत अच्छा कमाता है, और एक हम हैं, भेल की दुकान डाल के बैठे हैं। ससुरे ग्राहक ही नहीं आते यहाँ तो। लगता है बुंदेला के लोगों को चना जोर गरम ज्यादा ही पसंद है। हाँ वो तो है। तो क्यों ना आप भी चना जोर गरम बेचे? अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ। कल ही बाजार से चना जोर गरम और मसाला लेके आते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे ये हरिया हमरे सामने टिकता है। संदीप और उसकी पत्नी को लग रहा था कि चना जोर गरम बेचना आसान होगा। अगले दिन संदीप ने अपनी भेल की दुकान में चना जोर गरम भी रखा और बाहर चना जोर गरम की तस्वीर भी लगा दी। तस्वीर देखकर एक औरत उसके दुकान पर आई। अरे भैया, तुम
भी चना जोर गरम रखने लगे हो क्या? हाँ हाँ दीदी, आप कहें तो बना दें क्या? हाँ हाँ बनाओ, आज तुम्हारे हाथों का स्वाद भी चख लेते हैं। हरिया भैया जितना अच्छा भी नहीं है। इसके बाद कई और लोगों ने संदीप का चना जोर गरम चखा और सबने संदीप को यही बताया। और कुछ देर बाद जब हरिया घूमता घूमता वहाँ पहुँचा तो सारे ग्राहक उसके पास चले गए। अरे भैया हमको 20 रुपए का दे दो, हमको भी। ग्राहकों को ऐसा भागता देख संदीप और जलने लगा। जाने इस हरिया ने ग्राहकों पर क्या जादू कर रखा है। सुने नहीं, उसके मसाले में जादू है और हमने ये भी सुना है कि ये उसका खानदानी मसाला है। उसके दादा परदादा बताए गए थे। तो अब हम क्या करें? तुम उस मसाले को बनाने का तरीका सीख लो तो सारे ग्राहक तुम्हारे। अरे तरीका सीखना इतना सरल है क्या? सरल तो नहीं है, पर हमारे पास एक आइडिया है। मधु ने संदीप के कान में अपना आइडिया बताया और दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन हरिया के घर के बाहर 15 साल का लड़का भीख मांगने आया। उसने हरिया का दरवाजा खटखटाया। अरे भैया कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखे हैं। हरिया दयालु था। वो तुरंत घर के भीतर गया और उस बच्चे के लिए खाना ले आया। उस बच्चे ने हड़बड़ी में खाना खाया और फिर हरिया ने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पिताजी तो बचपन में ही मर गए और माँ को मरे 2 महीने हो गए। तब से यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं। भूखे पर हमको कोई काम ही नहीं देता। अरे 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 रो मत मुन्ना, हम है ना। तुम हमरे पास काम कर लो, हम तुमको भर पेट खाना भी देंगे और तुम यहीं हमारे साथ रह सकते हो, ठीक है? अब भगवान हो। अरे 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 रो मत। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुरली शर्मा। हाँ ठीक है, आज से तुम हमरे साथ ही रहना। यहाँ तुम्हें कोनो चीज की तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया ने अनाथ मुरली को आश्रय दिया। हरिया मुरली को बाजार ले जाता और घर के छोटे मोटे काम भी दिया करता था। ये लो, 1 किलो टमाटर ले आओ और ये 10 रुपए तुम्हें ही रख लो। तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो खा लेना। धन्यवाद भैया। कुछ ही दिनों में मुरली हरिया के साथ घुल मिल गया था। हरिया हमेशा अपना मसाला रसोई का दरवाजा बंद करके बनाया करता था, लेकिन एक दिन मुरली ने रसोई की खिड़की से सब कुछ देख लिया। कुछ देर बाद मुरली हरिया के पास आया। हाँ हम जा रहे हैं। अरे पर कहाँ? आज हमें बाजार में हमारी चचेरी बहन मिल गई। अरे कौन? ओहो मधु दीदी, उनकी बाजार में भेलपुरी की दुकान है। अरे तू संदीप का साला है? तो पहले क्यों नहीं बोला? आज बाजार में दीदी मिली। उनको जब माँ के मरने का पता चला तो रोने लगी और हमको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। अब हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। हमारा इतना ध्यान देने के लिए बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ठीक है। हरिया समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुरली को मधु ने भेजा था हरिया के मसाले का राज जानने के लिए। मुरली और मधु ने वो मसाला तैयार किया। एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। चना जोर गरम स्पेशल मसालों के साथ। एक बनाओ भैया, देखते हैं तुम्हारे स्पेशल मसाले। हाँ भाई लो। संदीप ने चना जोर गरम में वो मसाले मिला दिए। ये लीजिए। मिर्ची, 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 इतनी मिर्ची। मधु ने उस औरत को पानी दिया
अरे ये स्पेशल मसाले हैं या सिर्फ मिर्ची है? इतना तीखा? तुम लोग हमको मारना चाहते हो क्या? वो औरत संदीप और मधु को खरी खोटी सुनाकर चली गई। संदीप और मधु मुरली की ओर देखने लगे। लेकिन हमने तो सब कुछ सही किया था। तभी वहाँ हरिया आया। बिटवा, तुमने तो सब कुछ सही किया, पर हमने तुमको गलत दिखाया। हम पहले ही समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम शरीर से इतने तंदुरुस्त थे। भला कोई गरीब इतना तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? हाँ? अरे संदीप, तुमको हमारे मसाले का राज जानना था ना, वो तो हम तुमको नहीं बताएंगे। पर हरिया समझदार था, उसने अपना राज ही रखा। एक सदी की बात है जब अंग्रेजों का भारतवर्ष पर कहर फैला हुआ था। जो भी उनके खिलाफ बगावत करता वो उसे अपने बदबूदार जेल में डाल देते। आखिर कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी? यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं। कुछ दिनों में हम बस यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन हम बाहर जाकर करेंगे क्या? मैं तो सबसे पहले अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। पिछले 14 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है। कमल और करिया अंग्रेजों के झूठे आरोपों की वजह से कैद हो गए थे। पूरे 14 साल जेल में बिताने के बाद आखिर उनके छूटने का दिन आ गया था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबक सीख कर जाओगे, और तुम भी उम्मीद करना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कमल और करिया जेल से छूटकर तुरंत अपने घर जाते हैं। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कमल अपने परिवार, अपनी बेटी विद्या से मिलने के लिए बड़ा ही खुश होता है, और जैसे ही घर जाता है वहां जाकर देखता है कि वहां पर एक टूटी फूटी मकान है। सुषमा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। कुछ देर आवाज लगाने पर भी वहाँ कोई नहीं आया। तब गांव के एक घुम्मड़ काका ने कमल से कहा, कौन हो तुम बेटा, और किसे आवाज लगा रहे हो? अरे घुमक्कड़ काका, आप तो बूढ़े हो गए। मुझे पहचाना? मैं कमल, आज ही जेल से छूटा हूँ। अरे आओ आओ कमल बेटा आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ हैं? मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस गई हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे घर का बुरा हाल था। सुषमा बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करती थी, और तुम्हारी बेटी पढ़ाई के लिए तरस रही है। भगवान ने मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल किया है। मैं अब क्या करूं जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे? लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? तुम्हारी बेटी और पत्नी हमारे गांव के उस जंगल के पास ही रहते हैं। आजकल सुषमा वहाँ लकड़ियाँ काटकर अपना घर चला रही है। जाओ जाकर मिल लो। चाचा की बात सुनते ही कमल अपने परिवार से मिलने जंगल की तरफ चला गया, और वहाँ जाकर अपने परिवार को बुरी स्थिति में देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सुषमा, देखो मैं आ गया। चलो अब घर चलो। अब आए हैं आप, जब हमारा परिवार ही नहीं बचा, और क्या करेंगे उस घर में ले जाकर? वहाँ ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने के लिए कुछ बचा है। तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो, और पायल को भी साथ ले लो। नहीं पिताजी, मुझे तो आपको पिताजी कहने में भी शर्म आती है। सबने हमें ताने मार मार कर ये हालत कर दी हमारी। अब आप मुझसे तभी मिलने आना जब आप काबिल बनकर लौटना। कमल अपने परिवार को बिखरता हुआ देख चुका था। वो वहाँ से चुपचाप मायूस होकर चला जाता है और सारी बातें करिया को बताता है। मैं जानता हूँ दोस्त, हम देश के लिए जेल गए और देश आज हमारा ये हाल कर रहा है। क्यों ना हम नौकरी ढूंढे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा काम हमें मिल ही जाएगा। कमल और करिया कई जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन उनके जेल जाने की वजह से उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। पूरा कस्बा गांव सब छान मार लिया, कहीं कोई काम नहीं है। चलो वहाँ देखें, वहाँ एक भोजनालय नजर आ रहा है, जाकर देखते हैं कहीं वहाँ कुछ काम लायक मिल जाए। कमल और करिया वहाँ जाकर काम मांगने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ की मालकिन उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से,
तुम चोरों का क्या भरोसा, कहीं मेरे ही यहाँ कोई लूटपाट कर दी तो? चले जाओ यहाँ से। करिया और कमल वहाँ से भी निराश होकर चले जाते हैं। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तब कमल कहता है, ये सब उस जेल की वजह से हुआ है। ना हम जेल जाते ना ये सब होता। तो चलो उसी जेल के पास। कमल और करिया उस जेल के पास जाते हैं जहाँ वो 14 साल से रह रहे थे और वहाँ जाकर उसी अंग्रेज जेलर से कहते हैं, तुमने हमें बेमतलब के 14 साल जेल में रखा, जिस वजह से ना तो हमारे पास काम है और ना ही खाना। और हमारा परिवार तो हमसे मिलने से भी डर रहा है। तुम जैसे 2 कौड़ी के कैदी फिर से इस जेल में आ गए, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें हम और क्या दें? आप हमें काम दीजिए और क्या, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसों से मिल कर। हमेशा तुम्हारे जैसे कैदी यहाँ आकर काम की भीख मांगते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे और हैं? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेंगे? खुद जाकर देख लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। कमल और करिया सारे बेरोजगार जेल कैदियों को ढूंढने लगे। देखते ही देखते कई सारे कैदियों को जमा करने के बाद कमल उनसे कहता है, हम सबके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर हम मिल के कुछ करें तो हमारे पास ढेर सारे काम आ जाएंगे। लेकिन कमल भाई, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ आता है और ना ही कुछ सामान है करने के लिए। बिल्कुल, हमें तो समाज ने भी ठुकरा दिया है। इन सब के बीच अब नया क्या करें? तुम सब बस खाना खाना जानते हो क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं। लानत है तुम सब पर। लेकिन ये खाना बनाना भी जानता है। खाने पीने से याद आया कि हम एक होटल खोल सकते हैं, जिसे हम सब लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमा सकें। नहीं, ये सब नहीं करना, मैं इस चीज में नहीं हूँ। कमल भाई, हम कुछ राशन उधार लेकर अपना होटल खोल सकते हैं। हमें बस अच्छी जगह की तलाश है। जगह की चिंता मत करो, मेरे गांव का घर किस दिन काम आएगा। हम कल ही वहाँ पर जेल होटल खोलेंगे। सारे जेल के भाई बंधु उस होटल को चलाएंगे। करिया और कमल ने मिलकर कमल के घर को एक जेल जैसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो गांव के बिल्कुल पास में ही था। सारे कैदी गांव-गांव जाकर अपने जेल रेस्टोरेंट का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बीत चुके थे। कमल का जेल रेस्टोरेंट चलने लगा था। कमल और उसके साथी कैदियों की मेहनत रंग ला रही थी। भाई साहब, क्या आप मुझे आलू का पराठा और सरसों की सब्जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मिलेगा ना। आप जाकर टेबल पर बैठ जाइए। जेल रेस्टोरेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें जेल जैसा ही खाना दो। याद रखना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। एक तरफ सारे जेल के कैदी खुश थे कि अपनी सजा काटने के बाद यही एक समय था जहाँ पर वो अपने परिवार से जुड़ने लगे थे। कमल का परिवार भी आकर जेल रेस्टोरेंट में मेहनत किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ जेल के अंग्रेज जेलर को कैदियों के इस हलचल के बारे में पता चल गया था। मैंने सुना है कि ये जेल से छूटे हुए कैदी कुछ हलचल कर रहे हैं। क्या करें मालिक, इन्हें फिर से अंदर कर दें? हमें इनकी गुलामी ही चाहिए। इन्हें मिलावट का खाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। और वैसा ही हुआ। अंग्रेज और उसके सिपाही अगले ही दिन जेल रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्हें मिलावट के सामान बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं तुम सबको नकली जहरीला खाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुम 2 कौड़ी के लोग जेल में ही रहना डिजर्व करते हो, ना कि जेल के बाहर। और जैसे ही अंग्रेज जेलर और उसके सिपाही वहां उन्हें गिरफ्तार करने लगे, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें भी मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अंग्रेज के इतना कहते ही घुम्मड़ काका ने अपने थैले में रखा हुआ दिव्य अगरबत्ती का राख निकालते हैं और उनसे कहने लगते हैं, ये मेरे हाथ में जो दिव्य अगरबत्ती का राख दिख रहा है ना, ये जादुई है। अगर इसे मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। घुम्मड़ काका ने उनके ऊपर अगरबत्ती का राख डाल दिया, जिससे अंग्रेजों को दिखाई देना बंद हो गया। अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड,
मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अभी सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है, चले जाओ वरना सब बंद हो जाएगा। घुम्मड़ काका की इस जादुई राख ने जेल रेस्टोरेंट को बचा लिया। सारे गांव वालों ने मिलकर एकता से उनका सामना किया और उन्हें अपने गांव से भगा दिया। छोटा चेतन को बचपन में ही कोई रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला गया था। ना माँ बाप का अता पता था और ना खानदान का। उसने स्टेशन को ही अपना घर मान लिया था। थोड़ा बड़ा होने पर छोटी मोटी चोरियां करना, जेब काटना सीख गया था। उससे जो भी कमाई होती वो खुद के खाने और स्टेशन पर रहने वाले गरीब बच्चों को खाना खिलाने पर खर्च करता था। पेट भर गया भैया, अगर आप नहीं होते तो मुझे भूखे ही सोना पड़ता। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगले दिन जब छोटा चेतन जेब कतरी कर रहा था तब वह पकड़ा जाता है। तब पुलिस उसे पकड़कर उसकी अच्छे से धुलाई करती है, फिर जेल में डाल देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करने में? क्या करूं साहब, और कोई काम आता ही नहीं है। बचपन में बाप ने स्टेशन पर छोड़ दिया। पेट पालने के लिए केवल चोरी ही करना मैं सीख पाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे चोरों को। पहले तो गरीब होने का नाटक करते हो, फिर लोगों का जेब काटते हो। साहब हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिलता ही नहीं। तभी पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस वाला छोटा चेतन को जेल में डाल देता है। अरे मिनिस्टर साहब आ गए, हटाओ इन सबको। मिनिस्टर साहब के लिए रास्ता खाली करो। छोटा चेतन के साथ जेल में एक और कैदी होता है। छोटा चेतन उससे पूछता है, क्या बात है, जेल का उद्घाटन है क्या? मिनिस्टर साहब का जेल में कैसे आना हो गया? काहे का मिनिस्टर, वो भी हमारे जैसा कैदी है। कैदी? लेकिन सारे पुलिस वाले इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? हम छोटी मोटी चोरियां करते हैं तो हमें मार पीट कर जेल में डाल दिया जाता है। ये मिनिस्टर लोग बड़ा हाथ मारते हैं, हजारों करोड़ों की चोरी करते हैं, फिर भी इन्हें ऐसे ही सम्मान के साथ जेल में लाया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर जाकर मिनिस्टर की गाड़ी का गेट खोलता है, फिर उसे सलाम कर अंदर आने के लिए कहता है। सलाम सर, आपकी वजह से ही मेरी यहाँ नौकरी लगी थी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी यहाँ अच्छे से खातिरदारी करवाना, इसलिए कमिश्नर को बोलकर मैं इस जेल में शिफ्ट हुआ हूँ। चिंता नहीं कीजिए, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस बात का मैं खास ख्याल रखूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर कैदी मिनिस्टर को सम्मान के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आता है। कैदी मिनिस्टर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाता है। मेरे जेल में टीवी, एसी और फ्रिज का इंतजाम हो गया है ना? यस सर, सभी चीजों का इंतजाम हो गया है। आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। छोटा चेतन अपने जेल से ये सब देख रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। अजीब दुनिया है, जिसने लोगों का पैसा खाया, इसकी वजह से कितने परिवारों को खाना तक नहीं मिला। वो यहाँ इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा है। क्या बताएं भैया, दुनिया ऐसी ही है। हमारी मजबूरी में की गई छोटी मोटी चोरियां बड़े गुनाह बन जाते हैं और इन लोगों को बड़े बड़े घोटालों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस इंस्पेक्टर इज्जत के साथ कैदी मिनिस्टर को जेल में लेकर आता है। कैदी मिनिस्टर का जेल साफ सुथरा होता है, लेकिन वो किसी लिविंग रूम से कम नहीं होता। उसमें टीवी, फ्रिज, एसी सभी सुविधाएं होती हैं। खाने में कैदी मिनिस्टर को स्वादिष्ट भोजन मिलता है और छोटा चेतन को प्याज व सूखी हुई रोटियां। अरे भाई, जरा अचार वगैरह तो दे दो। ये सूखी रोटियां कैसे खाऊंगा? तुम तो बोल रहे थे बहुत गरीब हो, तो क्या तुम दिन भर में 56 प्रकार के भोग खाते रहते हो क्या? जो अभी तुम्हें अचार चाहिए, खा लो चुपचाप, वरना ये भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अपन खा लेता है। अगले दिन सभी कैदियों को पत्थर तोड़ने के काम पर लगाया जाता है। मिनिस्टर कैदी आराम से कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रहा होता है। अरे इंस्पेक्टर, यहाँ बहुत धूप आ रही है, छाता ले आओ। यस सर, मैं भी लेकर आता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर कैदी मिनिस्टर के लिए धूप में छाता पकड़कर खड़ा रहता है। इधर दूसरे कैदी धूप में पसीना बहा रहे होते हैं। तभी गलती से छोटा चेतन के पैर पर हथौड़ा लग जाता है। अरे अंधा है क्या, देखकर काम नहीं कर सकता? अपने पैर पर हथौड़ा मार दिया। अगर दिखाई देता तो खुद क्यों अपने पैर पर हथौड़ा मारता? अपुन को एड़ा समझेला है क्या? तेरी जबान बहुत चलती है, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर छोटा चेतन की धुलाई कर उसे जेल में डाल देता है। उस दिन उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता।
अरे भाई, इन लोगों से क्यों मुंह लगते हो? ये लो, तुम मेरी आधी रोटी खा लो, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। अपन को खुद की फिक्र नहीं है, मुझे उन बच्चों की चिंता सताई जा रही है जिन्हें अपन खाना खिलाता था। बेचारे वो भूखे सो रहे होंगे। ये कुंभकर्ण जो दूसरों के बच्चों का निवाला छीनता है, वो यहाँ चैन की नींद खर्राटे मारकर सो रहा है। अपन ठान लिया, यहाँ से निकलने के बाद अपन भी मिनिस्टर बनेगा, लेकिन इस जैसा फालतू मिनिस्टर नहीं। अपन गरीब और बेसहारा की मदद करेगा। इस जैसे चोर मिनिस्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा और मैं तेरा पीए बन जाऊंगा। तुम मुझे काम पर तो रखोगे ना? हाँ, तू तो मेरा भाई है, तुझे नहीं रखेगा तो अपन किसको रखेगा? और अपन लोग इन जैसे मिनिस्टर का बैंड बजाएगा। एक दिन छोटा चेतन कैदी मिनिस्टर से पूछता है, अपन जानना चाहता है तुम जैसा मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम जैसे छोटे जेब कतरे के मुंह से इतनी बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। जाकर मेरे जेल की सफाई करो। ऐसा क्या साहब, छोटा सा सवाल ही पूछा था, नहीं जवाब देना चाहते हो तो नहीं बोल देते। 6 महीने बाद छोटा चेतन अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर निकलता है और गरीब बेसहारा का मसीहा बन अपने इलाके का मिनिस्टर बनता है। सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन देता है। घोटाला करने वाले मिनिस्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है। सुमन एक अमीर परिवार की बेटी थी। वह गरीबों से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। उसको गरीब लोग पसंद नहीं थे। उसे अपने अमीर होने पर घमंड था। सुमन के घर पर एक शिवानी नाम की महिला काम करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम बहुत ही होनहार और ईमानदार लड़की थी। एक दिन सुमन के घर में पार्टी थी। सुमन ने बहुत से दोस्तों को बुलाया, पर वह कुसुम को आने के लिए मना कर देती है। कुसुम, रात को मेरे घर में पार्टी है, तुम अपनी मम्मी के साथ यहाँ मत आना। क्या हुआ मालकिन, मैं क्यों नहीं आ सकती? मुझे भी पार्टी देखनी है। नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम गरीब हो और गरीबों का मेरी पार्टी में कोई काम नहीं है। कुसुम उदास सा चेहरा लेकर घर की ओर चल देती है। घर जाकर वह उदास बैठ जाती है। तभी वहाँ शिवानी आती है। कुसुम, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं माँ, सुमन के घर पार्टी है और मुझे सुमन की पार्टी देखनी है। वो बहुत अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के पकवान खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन। मुझे भी ये सब खाना है। बेटा, हम ये सारी चीजें नहीं खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। अगले दिन सुमन के घर में पार्टी थी। उसके यहाँ बहुत से दोस्त आए हुए थे। खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे बर्गर, पिज्जा, पनीर। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का काम था तो शिवानी काम करके थक गई थी। अगले दिन बीमार पड़ी शिवानी ने कुसुम से कहा, कुसुम, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम एक काम करो, सुमन के घर काम करने के लिए चली जाओ और उनसे कहना कि मेरी तबीयत खराब है। कुसुम चली जाती है। कुसुम को देखकर सुमन टेढ़ा मुंह बनाकर उसे कहती है, कुसुम, कल पार्टी में बहुत मजा आया और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी में तो एंजॉय होना ही चाहिए। पार्टी में कुछ खाना बचा था, तुम उसे लेती जाना और खा लेना, क्योंकि खाना कुछ टेस्टी नहीं था तो किसी ने खाया नहीं। पर वो तो बासी खाना है। तो क्या हुआ, तुम गरीबों के लिए ये काफी है। तुम लोगों को ऐसा खाना तो नसीब होता है नहीं। तुम तो वही खाते हो ना, दाल, चावल, रोटी। आखिर तुम्हें बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, स्टैंडर्ड का खाना कहाँ मिलता है? कल का है, खा लेना। मुझे तो भूख नहीं है, सोचा तुम्हें भी टेस्ट करा देते हैं। तुम भी क्या याद करोगी? कुसुम खाना लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं कुसुम, खाना मुझे दे दो। खाने का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। खाना बहुत नसीबों से मिलता है। कोई बात नहीं, बासी है तो क्या हुआ, मैं इससे तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाती हूँ। फिर तुम इसे पहचान भी नहीं पाओगी कि कौन सा खाना बासी है और कौन सा ताजा। शिवानी उस खाने को किचन में ले जाती है और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। कुसुम उसे खाकर कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। तुमने तो खाने को एक नया रूप दे दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम बेकार खाने को भी इतना अच्छा बना सकती हो। अब मुझे अमीरों का खाना नहीं चाहिए,
क्योंकि अमीरों जैसा खाना तो मेरी माँ खुद ही बना सकती है। एक काम करो माँ, क्यों ना आप अपना रेस्टोरेंट खोल लो। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब पेट भरने के लिए खाना ही जुगाड़ कर लें, उतना ही बहुत है। बेटा, मैं बस तेरा और तेरे पापा का पेट भर सकूं, इतना ही काफी है मेरे लिए। कुछ समय बाद शहर में एक रेसिपी कंपटीशन होता है, जिसमें सुमन और शिवानी दोनों भाग लेती हैं। शिवानी अपने हुनर से जीत जाती है और सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है, मुझे माफ कर दो आंटी, मैंने आप गरीब हो तो आपको बहुत कुछ सुनाया ना। आप गरीब होकर भी अमीर हैं और मैं अमीर होकर भी गरीब। आप हर चीज को इतनी अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकती हैं और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तुम भी अच्छा खाना बनाओगी, देख लेना। बस किसी का अपमान मत करना, और खाने का तो बिल्कुल भी नहीं। शिवानी कंपटीशन जीतने के बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, जहाँ पर वह बेस्ट खाने से नई नई तरह की डिश बनाती है और वो लोगों को बहुत पसंद भी आती है। तभी कुसुम वहाँ आती है और कहती है, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो क्यों ना आप रेस्टोरेंट चलाने के साथ सबको ये हुनर सिखाओ, क्योंकि सुमन जैसी लड़कियाँ खाना बनाना नहीं जानती, उन्हें भी खाना बनाना आ जाएगा। हाँ कुसुम, तुम सही कह रही हो। आंटी को हम जैसी लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। हम भी आपकी तरह खाना बनाना चाहते हैं, आप सिखाएंगी ना हमें? ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी कुकिंग क्लास भी लिया करूंगी और तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगी। फिर तुम सब अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी, जिससे तुम्हारी हर जगह तारीफ होगी। एक लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है। अब शिवानी कुछ बच्चों को कुकिंग भी सिखाने लगी, जिससे शिवानी के दिन सुधर गए और वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। शिवानी इन बच्चों को क्लास में खाना बनाना सिखाती थी, उनसे पैसे नहीं लेती थी और शिवानी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने आते और जिनको खाना बनाना नहीं आता वह सिर्फ शिवानी से ही सीखना चाहते थे। कईयों ने तो शिवानी से खाना बनाना सीखकर खाना बनाने का खिताब भी जीता था। एक गांव में आकाश और विकास नाम के दो दोस्त रहते थे। आकाश गरीब था जबकि विकास अमीर था। कल यार पापा एक साइंस एग्जीबिशन में गए और दूरबीन खरीद लाए। बड़े लोग बड़ी बातें, अगर अच्छे दोस्त ना हो तो अमीरी में भी कोई सुख नहीं है। चल, मैंने कल लस्सी पिलाई थी, आज तू समोसे खिला। चलो बाजार चलते हैं। आकाश और विकास बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दोनों दोस्त दुकान के पास जाते हैं। काका, दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? समोसे की नई दुकान खुली है, ऐसे बढ़िया समोसे हैं, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ला पैसे दे, 2 समोसे खरीद लेता हूँ। नहीं, बस तू अपने लिए खरीद, मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं। आकाश अपने लिए एक समोसा खरीद रहा होता है, तभी विकास की नजर समोसे बेचने वाले पर पड़ती है। विकास समोसे बेचने वाले को कुछ शक की निगाहों से देखता है। बड़ी मुश्किल से एक समोसा मिला है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम भी खा कर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इस दुकान का नाम देख लेता हूँ, कल फिर यहाँ आऊंगा। आकाश दुकान का नाम देखता है। दुकान का नाम होता है जादुई समोसे। तुमने एक बात नोट की क्या? हर कोई समोसे वाले के समोसे की तारीफ कर रहा है और कह रहा है एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। मुझे तो जादुई समोसे में कुछ गड़बड़ लग रही है। उस समोसे वाले को देखकर भी मुझे शक हो रहा है। जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और बारिश भी आने वाली है। आकाश और विकास अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन आकाश जब सोकर उठता है तो उठते ही उसे जादुई समोसे वाली दुकान के समोसे खाने का मन करने लगता है। आकाश का चारपाई बुनने का खानदानी काम था। बेटा, रामपाल अपनी खटिया दे गए हैं, सादा बुनाई डालनी है उसमें। जी पिताजी। आकाश खटिया बुनने बैठता है, लेकिन अपने काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा पाता। पिताजी, मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। 2-3 दिन तो आकाश के पिताजी ने आकाश से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर
एक दिन आकाश जब सुबह सुबह समोसे खाने जाने लगा तो पिताजी ने उसे टोक दिया। ये रोज रोज क्या समोसे खाता रहता है? पेट खराब कर लिया है तूने समोसे खाकर अपना। पहले तो तूने इतने समोसे कभी नहीं खाए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से तो तूने हद कर रखी है। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन पिताजी, मैं बिना समोसे खाए नहीं रह पाऊंगा। आकाश के पिताजी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आकाश फिर भी नहीं रुका। गांव वालों, मेरा लड़का पागल हो गया है, जरा इसे रोकने में मेरी मदद करो। आकाश के पिताजी आकाश को पकड़ते हैं। पिताजी को एक आदमी पकड़ता है, उस आदमी को दूसरा आदमी पकड़ता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। इस तरह पूरी एक चेन बन जाती है। आकाश अपने पिताजी से हाथ छुड़ा लेता है, पूरी चेन एकदम से गिरती है। आकाश उस दिन भी जाकर समोसे खाता है। अगले दिन आकाश के पिताजी विकास के घर जाते हैं। विकास बेटा, पता नहीं आकाश को क्या हो गया है। बाजार में जादुई समोसे नाम की जो नई दुकान खुली है, बार बार उसी दुकान के समोसे खाने जाता है। आप चिंता ना करें अंकल जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस दिन जब रात को जादुई समोसे की दुकान का मालिक दुकान बंद करके अपने घर की ओर लौट रहा था, तो विकास ने दूरबीन से उसे देखा। विकास दुकान के मालिक का पीछा करता है। बहुत जल्द पूरे गांव को हमारे समोसे की लत लग जाएगी, तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव वाले मूर्ख, जानते ही नहीं कि तुम एक केमिस्ट हो और समोसों में नशीला पदार्थ मिलाते हो, और फिर लोगों को समोसे की लत पड़ जाती है। हल्के बोल, किसी ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। विकास सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन विकास कुछ गांव वालों के साथ जादुई समोसे वाली दुकान पर पहुंचता है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। मुखिया चाचा, पहले तुम समोसे खाओ। मुखिया चाचा समोसे खाते हैं। अब मेरा और समोसे खाने का मन कर रहा है। सच सच बताओ, तुम अपने समोसे में क्या मिलाते हो? आलू और मसालों के अलावा मैं कुछ भी नहीं मिलाता अपने समोसे में। सच बोल दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही दुकान का मालिक डर जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं समोसों में नशीला पदार्थ मिलाता था ताकि लोगों को समोसे की लत लग जाए और वो बार बार मेरी दुकान पर समोसे खाने आए। विकास तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आकर केमिस्ट को गिरफ्तार करती है। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था कि बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी
ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी। लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने 1 चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? हर जगह बहुत खुजली हो रही है। मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं।
हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो। मैं वादा करती हूँ आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती